गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फिर से पॉलिटी का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और देखते हैं इसमें अगले कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ बात हो रही है मौलिक कर्तव्यों की। इनके बारे में पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। मौलिक कर्तव्य जो हैं वर्तमान में पूछा है भारतीय कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो याद रखिए इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। लेकिन प्रारंभ में कितने थे ये? प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। हम जानते हैं कि ये रशिया से लिए गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए थे। एक समिति बनी थी, इसने सिफारिश की थी। कब की बात है? इसके लिए 42वां संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तब मौलिक अधिकार कितने थे, मौलिक कर्तव्य कितने थे? केवल 10। लेकिन प्रेजेंट में 86वें संशोधन के बाद एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया और अब इनकी वर्तमान संख्या हो गई है 11। तो आपको ये बातें भी अच्छे से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता। जो चुनाव होते हैं, अगर निर्वाचन की ही बात की जाए, इलेक्शन की बात की जाए, तो निर्वाचन 2 तरीके से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? जनता द्वारा होता है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है? अप्रत्यक्ष में जनता वोट नहीं करती, जनता के प्रतिनिधि, जनता के जो प्रतिनिधि, यानी कि प्रत्यक्ष चुनावों में जनता सीधे वोट करती है, जैसे कि लोकसभा के चुनाव होते हैं आपके, या फिर आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, इनके। और अप्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं वो जनता पहले अपने प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि आपके सांसद और विधायकों को चुनती है, और सांसद और विधायक क्या करते हैं? वो अप्रत्यक्ष वोटिंग के माध्यम से राष्ट्रपति के चुनावों में वोट करते हैं। तो यहाँ यही प्रश्न है। एक तो याद रखना है कि निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल बनता है, उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो याद रखें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ शब्द पे भी याद रखिएगा कि निर्वाचित, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। और साथ में दिल्ली और पौंडीचेरी, क्योंकि यहाँ पर भी ये हालांकि केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य नहीं हैं, भाग 6 संविधान के भाग 6 में नहीं आते, लेकिन चूंकि यहाँ पर विधानसभा हैं तो इनके विधानसभाओं के भी क्या करते हैं? निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ 1, 3 और 4। यहाँ आप देखें तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन के नहीं डालते हैं, केवल विधानसभा के, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। विधान परिषद के सदस्य वोट राष्ट्रपति के चुनावों में नहीं देते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो गया, ये तय करना हुआ कि कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तो इसका निर्णय कौन करेगा कि वो व्यक्ति, उसका जो चुनाव हुआ है वो सही हुआ है कि गलत हुआ है? इस संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो इसकी सुनवाई कहाँ हो सकती है? केवल सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? याद रखें, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये चीज याद रखने की है। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो पद से हटाने के लिए कौन हटाएगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा? याद रखिए कि भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जाता है। क्या होता है? राष्ट्रपति पर एक महाभियोग चलाया जाता है। अगर हटाने की प्रक्रिया है तो क्या चलेगा? महाभियोग चलेगा।
महाभियोग चलेगा, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। एक बात और याद रखिए कि जहां राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्य विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। और संसद के, आप ये भी याद रखें कि संसद के द्वारा तो हटाया जाएगा, लेकिन जहां पहले केवल निर्वाचित सदस्य वोट कर सकते थे, यहां पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट करेंगे महाभियोग प्रक्रिया में। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर आर्टिकल है आपका 61, आर्टिकल 61 के अंतर्गत दी गई है। तो 61 के द्वारा उन पर महाभियोग चलाकर उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। दूसरी बात इस संबंध में बताऊं, महाभियोग लगाने का आधार क्या होगा, किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आधार होगा, यह भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन क्या हो सकता है, उन पर इम्पीचमेंट लगाया जाएगा और उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर इम्पीचमेंट की पॉलिसी आपसे पूछा जाए, इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व की सूचना आवश्यक है? अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा रही है, तो राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि आप पर महाभियोग लगेगा। अपने बचाव में चाहे तो आप अपना पक्ष रखने के लिए या तो स्वयं उपस्थित हों या किसी को भेज दें अपना प्रतिनिधि बनाकर, तो अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए उन्हें 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है। कितने दिन की? 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है। ये बहुत आवश्यक है। 14 दिन के संबंध में अगर किसी भी इस तरीके के, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ऐसे लोगों को यदि पद से राज्य आपके और अन्य भी जैसे, तो अब अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद में रिक्ति हुई है तो उसे कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? जैसे कौन सी रिक्ति? यदि अचानक से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वे अपना त्याग पत्र दे दें, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए अधिकतम समय सीमा संविधान में दी गई है और वह है 6 माह। यानी कि राष्ट्रपति का पद कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। एक बात याद रखिए यहाँ पर कि जैसे इस प्रकार से यदि कोई रिक्ति होती है तो संविधान में इसके लिए कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे, लेकिन वो कार्यवाहक होंगे। यदि आपसे ये आ जाए कि यदि राष्ट्रपति का जो पद है वह उनके टेन्योर यानी कि उनके कार्यकाल की समाप्ति से रिक्त हुआ है, तब क्या होगा? ऐसी अवस्था में क्या करते हैं हम? ऐसी अवस्था में संविधान में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति का जो पद है उनके चुनाव से पूर्व, उनके पद रिक्ति से, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही चुनाव करा लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति, यहां 2 बातें, एक प्रश्न के साथ 2 बात मिल गई हमें, अच्छा है। और वो ये कि एक तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो आप गलती से प्रधानमंत्री मत लगा दीजिएगा आंसर, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उसे भंग करने का जो अधिकार है वो कौन कर सकता है भंग? केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। वो भी तब जब प्रधानमंत्री उनसे ऐसा करने की सिफारिश करते हैं। अब यहां प्रश्न है कि राष्ट्र कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर नहीं, लोकसभा की अनुशंसा पर नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। किस पर कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन में यदि प्रधानमंत्री हो तब भी आप उसका सही उत्तर वही होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर वे ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसकी बैठक की बात हो रही है? संसद, यहां बात हो रही है संसद की संयुक्त बैठक की। संसद की संयुक्त बैठक,
संसद की संयुक्त बैठक की बात हो रही है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 108, ये भी याद रखने योग्य है। याद रखिए इसको भी कि संसद की संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में दी गई है, यानी कि जॉइंट सिटिंग कौन से में है, जॉइंट सिटिंग यानी इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठेंगे। और ऐसा तब होगा जब किसी साधारण विधेयक जो कि लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा ने उसे अटका के रखा हुआ है तब। तो बात हो रही है कौन आहूत करने से मतलब है कॉल कौन करेगा, बुलाएगा कौन। आहूत करने का मतलब है कॉल कौन करेगा या आहूत कौन करेगा, बुलाएगा कौन, तो वो बुलाएंगे भारत के राष्ट्रपति। कौन बुलाता है संसद की संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति बुलाते हैं। आहूत तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो कौन इसकी अध्यक्षता करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन अध्यक्षता करेगा इसकी, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। याद रखिए केवल साधारण विधेयक पर ही ये बुलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यदि मान लीजिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद की बैठक नहीं चल रही है और उस अवस्था में भारत में एक कोई कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़े, तब ऐसी दशा में संसद की बैठक न होने के बावजूद संविधान ने यह व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और इसके लिए किस आर्टिकल में व्यवस्था है, आर्टिकल 123 में इसकी व्यवस्था की गई है। ये भी आप विशेष तौर पर याद रखें, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। मतलब यहाँ नियुक्ति के संबंध में पूछा है कि इन पदों में से किस पद पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या उपरोक्त सभी। तो देखिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल है 76 इसका, महान्यायवादी का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल है इसका 148, ठीक है ना। तो इनकी भी, और राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। यानी उत्तर हुआ उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है संसद के दोनों सदनों। ये पहले प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे मिलता जुलता प्रश्न है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, जैसा पीछे हमने बताया, निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। हमने पिछले प्रश्न में देखा था राष्ट्रपति के बारे में, और ये बात हो रही है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब यहाँ आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर निर्वाचित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, निर्वाचित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होगा, मनोनीत सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा में भी हम जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा में 2 को। तो वे भी क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ये भी याद रखिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी कि उन्हें भारत के यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यदि पद से हटाना हो तो ऐसा प्रस्ताव कहाँ पेश होगा, क्या वो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो याद रखिए आप, केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति
राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति कहते हैं इनको। ठीक है ना? तो कहाँ पेश होगा? राज्यसभा में। ठीक है, आप गलती से ऐसा मत करिएगा कि जैसे राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन हटाते हैं या संसद हटाती है तो आप वहाँ उपराष्ट्रपति के संबंध में भी वही समझें। यहाँ केवल राज्यसभा में ही ऐसा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। हालांकि दोनों ही मामलों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा वह क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा, अभी मैंने बताया राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? बात हो रही है कि मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मंत्री परिषद की बात हो रही है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? एक तो पूछ रहा है नियुक्ति व पद मुक्ति, दोनों चीजें पूछ रहा है। तो ये कौन करता है? किस आर्टिकल में है? एक तो नियुक्ति व पद मुक्ति दोनों ही राष्ट्रपति द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? राष्ट्रपति द्वारा होती हैं। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, आर्टिकल पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आर्टिकल है इसका 75। आर्टिकल कौन सा है? 75। याद रखिए, मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यहां तक बात हो गई। दूसरी बात, आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किसकी होती है? वह व्यक्ति जिसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, उसे क्या होगा? उस दल के प्रमुख को क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति फिर राष्ट्रपति तो करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। जिन्हें चाहता है प्रधानमंत्री उसे बना दिया जाएगा मंत्री, कोई समस्या नहीं है इसमें। और जिसको नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री वह पद से हटा भी दिया जाएगा। सिफारिश तो प्रधानमंत्री की होगी लेकिन हटाने नियुक्त करने का अधिकार किसको दिया है संविधान ने? आर्टिकल 75 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल कौन सा है? 75 है। यहाँ पर एक साथ आपको यह भी पता चला कि नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है तो कम से कम आपको 25 साल का होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। मंत्रियों के बारे में भी लागू होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखिए, यहाँ अच्छा प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। याद रखिए, आर्टिकल 75 जो है वो कहता है कि मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यहाँ पर यह भी याद रखिए कि मैंने आपको बताऊं कि इनकी नियुक्ति, इसके संबंध में हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य। याद रखिए कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव एक तो सदैव विपक्ष लेके आता है। यदि उसे लगता है कि क्या है यहाँ पर इस कंडीशन में वहाँ पर कोई सरकार को बहुमत नहीं है तो उस अवस्था में लेके आएगा। और लाने के लिए क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होगी। और बाद में तो आप जानते ही हैं वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर सरकार को फिर से बहुमत मिल गया तो फिर से सरकार में बनी रहेंगे। अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? उनकी सरकार चली जाएगी, कोई दूसरी सरकार बनेगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो परामर्श कौन देता है? यानी बात हो रही है सरकार के वकील की। इसको सरकार के वकील के रूप में भी जान सकते हैं हम। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर लोग
कई बार लोग, कई बार संस्थाएं भारत सरकार पर भी केस दायर कर देती हैं। तो उस अवस्था में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार की ओर से अदालत में पेश होगा या भारत सरकार को सहायता एवं सलाह कर देगा? तो वो होते हैं महान्यायवादी। कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आर्टिकल में बता चुका हूं, 76 है इनका। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक बात और बता दूं कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरी बात, वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? अगेन इसका आंसर क्या होगा? महान्यायवादी होगा। भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है। यह प्रश्न कई बार एसएससी से लेकर के पीसीएस तक की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया और इसमें यही आंसर आता है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है। लेकिन चूंकि अगर कोई कानूनी मामला है तो उसको समझाने के लिए सरकार की ओर से कौन पेश होगा संसद में? तो वो महान्यायवादी होगा। लेकिन याद रखिए, यदि उस मुद्दे पर वोटिंग होती है संसद में, किसी भी सदन में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, अगर वोटिंग होगी, मतदान हुआ, तो उस अवस्था में क्या होगा? ये वहां पेश होगा, बोलेगा, बचाव करेगा, सब कुछ करेगा, परंतु ये वोट नहीं कर सकता। उस मतदान पर वोट नहीं कर सकता है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। यहां बात हो रही है किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। आर्टिकल पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि 148 है इनका, और इसके अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर नहीं है। हाँ, महान्यायवादी के बारे में आपसे पूछ दे कि महान्यायवादी अपने पद पर कब तक रहते हैं? तो राष्ट्रपति की इच्छा तक। उनके मामले में ऐसा नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, नहीं। महान्यायवादी को राष्ट्रपति जब चाहे तब बदल सकते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है कि वो अपने पद पर कब तक रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति के मन को भाएंगे तब तक रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। शाम को मूड बदल गया राष्ट्रपति का, अगले दिन महान्यायवादी बदल जाएगा। लेकिन CAG के मामले में ऐसा नहीं है। CAG का कार्यकाल निश्चित है, और ये निश्चित है कितना? 6 वर्ष, साथ में अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगर कोई व्यक्ति 63 वर्ष की अवस्था में बनता है तो 65 साल में रिटायर हो जाएगा, यानी 2 साल कार्यकाल रहेगा उसका। यदि कोई व्यक्ति 56 साल की उम्र में बनता है तो कब तक रहेगा? 6 साल जोड़ दीजिए तो 62 वर्ष की अवस्था तक, यानी पूरे 6 वर्ष के कार्यकाल तक वो रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। CAG करता क्या है? CAG अगर ये पूछे CAG क्या करता है, तो CAG करता है एक काम, वो है आपका भारत सरकार के जो खर्चे होते हैं, खाते होते हैं, उनकी जांच पड़ताल करने का काम यही करता है। प्रश्न है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। यहां पूछ रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं आपके 552। इसमें 2 कैटेगरी हैं, आपको याद रखनी है। एक तो होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। निर्वाचित, मनोनीत कितने होते हैं? 2। ये होते हैं एंग्लो इंडियंस। 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और निर्वाचित कितने हुए फिर? निर्वाचित बचे 550 सदस्य। ठीक है, इसमें भी याद रखिए कि कुछ राज्यों की कितनी संख्या है? 530। और संघ राज्य की कितनी है? संघ राज्य से कितने होंगे? वो होंगे 20। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। मनोनीत वाले कितने होते हैं और निर्वाचित कितने होते हैं, आपसे पूछा। यहाँ पर सिर्फ निर्वाचित वगैरह का नहीं दिया, पूछ सकता है कि कितने निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित कितने होते हैं? केवल 550। लेकिन वर्तमान में सदस्य कितने हैं? वर्तमान में टोटल कितने हैं? अगर वर्तमान में लोकसभा की पूछी जाए कि लोकसभा में कितने हैं, तो 545। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है?
तो याद रखिए आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है आपके राष्ट्रपति को, और इसके लिए आर्टिकल है 331। अनुच्छेद 331 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। कितने? 2। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम की बात हो रही है, कोरम। इसको हिंदी में गणपूर्ति भी कहते हैं, यानी कि कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य लोकसभा में उपस्थित होने चाहिए। तो कार्यवाही शुरू करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद में कम से कम कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 1/10 उपस्थित होना चाहिए। यानी कि कुल सदस्य 545 हैं, तो गणपूर्ति कितनी हो जाएगी? 545 के अनुसार 1/10 लगभग 55 सदस्य कम से कम उपस्थित होंगे, तभी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, अन्यथा कोई कार्यवाही शुरू नहीं होगी। अगले प्रश्न पर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष देखिए राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, और लोकसभा का अध्यक्ष देता है किसको? उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो ये हैं आपके 12। फील्ड है इनका। ये भी कहा गया है कि ये किससे होंगे? ये होंगे साहित्य से, यानी इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया हो, नाम कमाया हो। साहित्य है, विज्ञान है, कला है और समाज सेवा है। ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की हो, तो ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए इसका उत्तर होगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, वे तो पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। ठीक है ना, ये बात अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए लोकसभा की आयु कितनी है? लोकसभा की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, लेकिन इससे कंफ्यूज ना हो, विधानसभा के लिए भी यही है। बट राज्यसभा और राज्यों की जो विधान परिषद होती है उसके लिए आयु कितनी है? 30 वर्ष। न्यूनतम 30 वर्ष का होना आवश्यक है। ठीक है ना। उम्र वाले जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको एक बार और बता दूं, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि उम्र में क्या होता है। भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने की उम्र कितनी है? 21 वर्ष है। विधायक बनने, सांसद बनने या प्रधानमंत्री बनने, केंद्रीय मंत्री बनने या राज्यों के मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। इसको विशेष तौर पर याद रखें। आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे इसको लेकर हम और भी क्वेश्चन्स हैं, लगभग हम 100 के लगभग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये आज के लिए सेट पूरा हुआ। अगले बार फिर आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।